तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का 12th एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं के लिए भौतिक विज्ञान का यह तीसरा वीडियो, यानी लाइट का यह हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे ध्रुवन, व्यतिकरण एवं विवर्तन का चैप्टर, जिसमें हम 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं और इसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट techkishore.com पर आप जाकर देख सकते हैं। techkishore.com पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करें। तो ये रहा आज का पहला सवाल। बोला जा रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, यानी कि जो वेव लेंथ होती है वह किसकी सबसे अधिक होती है। वेव लेंथ किसकी सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंगे की जो वेव लेंथ होती है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सेकेंड नंबर सवाल को। सेकेंड में कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। दोस्तों इंद्रधनुष के जो सही रंग का क्रम है, आइए देखते हैं। पहला नीला, हरा, बैंगनी, यह बिल्कुल ही गलत है। दूसरा बैंगनी, हरा, नीला, यह भी गलत है। तीसरा नीला, पीला, हरा, यह भी गलत है। इंद्रधनुष का रंग जब भी होगा तो रेड से शुरू होगा, यानी इनमें से सभी क्या है तो गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 3 नंबर सवाल को। कहा जा रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दोस्तों जब एक व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको किस प्रकार की वस्तु को देखने में कठिनाई महसूस होती है? पहला में दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में, दूसरा में पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में, या दूर एवं पास दोनों की वस्तु को स्पष्ट देखने में, डी में इनमें से सभी। तो दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है, यानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जब भी होगा तो दूर की वस्तु को वह साफ से नहीं देख पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 4 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है। दोस्तों सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है, जो आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। तो दोस्तों अगर आप 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम इसी प्रकार के वीडियो रोज अब लाते रहेंगे और हमारे विशेष जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट techkishore.com पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का रहा है कि सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो दोस्तों यह बिल्कुल काफ़ी इजी सवाल है और यह भी सवाल आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग 5 का जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते आगे इसी के साथ 6 नंबर सवाल की ओर। और 6 नंबर आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। दोस्तों अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता एक प्रकार का दृष्टि दोष होता है जिसके दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उसको बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग किस में? तो अबिंदुकता को दूर करने में। यह रहा अबिंदुकता दूर करने का उपचार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 7 नंबर सवाल को। जल के अंदर
वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। दोस्तों जल का अंदर वायु का बुलबुला वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि अपसारी लेंस करता है। जैसे अपसारी लेंस व्यवहार करता है वैसे ही जल के अंदर एक वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। यानी 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह सवाल 12th एग्जाम में एक बार अभी तक पूछ भी चुका है। तो गैलीलियो का आविष्कार दूरबीन के द्वारा किया गया, यानी गैलीलियो ही दूरबीन का आविष्कार किए हैं। चलिए जानते हैं आगे 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एक रेटिना है, यानी दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को हम रेटिना भी कहते हैं या रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल के भी नाम से जानते हैं। तो दृष्टिपटल या रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। दोस्तों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा होता है। पहला, जैसे बता देते हैं कि जैसे एक समतल दर्पण कार्य करता है वैसे ही कौन, तो हमारा रेटिना करता है। यानी समतल लेंस के तरह ही हमारा रेटिना काम करता है। समतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 10 नंबर सवाल को कि धूप के चश्मे का पावर होता है। धूप में जो चश्मे का पावर होता है, जो पावर होता है वह कितने के बराबर होता है। तो धूप के चश्मे का पावर जब भी होगा तो 0 डायोप्टर के बराबर होगा। और यह आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसे भी आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। और यह मेरा लाइट का तीसरा वीडियो है। तो यह 11वां सवाल कह रहा है कि मृग तृष्णा उदाहरण है। दोस्तों जब भी आप रोड पर चलते होंगे तो कुछ जब लहलहाती धूप होता होगा तब आगे दिखाई देता होगा पानी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मृग तृष्णा की घटना कहते हैं। जो किसके कारण संभव हो पाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका की घटना संभव होता है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 11 का। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 12 नंबर सवाल को। खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। दोस्तों खतरा के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का यानी जो रेड प्रकाश होता है उसका जो परिकिरणन होता है वह सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए सबसे कम परिकिरण होने के कारण जो लाल कलर होता है वो बहुत दूर तक दिखता है। इसलिए प्रकाश के यानी खतरों के संकेत के लिए हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे तो रेड प्रकाश का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल को। 13 में कहा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है, तो इसका कारण धूलकण होते हैं, यानी डस्ट होते हैं। वायुमंडल में विसरण का क्या कारण है, तो धूलकण होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 14 नंबर सवाल। 14 में कहा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है जब प्रकाश, मान लीजिए यह एक सतह है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जब प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है, तो प्रकाश जब सघन माध्यम से और जब विरल माध्यम में जाता है तब प्रकाश की पूर्ण आंतरिक घटना होता है। और यह ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन है, तो हीरा एक प्रकार का सघन माध्यम है जबकि कांच एक प्रकार के क्या है, तो विरल माध्यम होता है। यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल को आप लोग विशेष प्रकार से देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 15 नंबर सवाल को। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है।
दोस्तों, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? तो वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। दोस्तों, वह क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 16 नंबर सवाल को। कहा जा रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन करता है? तो उत्तल लेंस करता है। यानी जो अपसारी लेंस जैसे करेगा वैसे ही क्या करेगा? तो पानी में हवा का बुलबुला करेगा। इसे अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस के नाम से। ये रहा आज का 17 नंबर सवाल कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? दोस्तों, प्रकाश की जो गति होगा वो किसके बीच जाते हुए सबसे न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम होगा? तो वह क्या है? तो कांच से। यानी कांच से जब प्रकाश जाएगा तो उसका जो मान होगा सबसे कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 18 नंबर सवाल को। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? दोस्तों, जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो उसका अपवर्तनांक घटेगा। और जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंगदैर्घ्य घटेगा। यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो तरंगदैर्घ्य होते हैं, यानी जो लैम्डा होते हैं, वह अपवर्तनांक के क्या होते हैं? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही समानुपाती होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का 19 नंबर सवाल कि कांच में किस रंग का प्रकाश तीव्रतम गमन करता है? दोस्तों, कांच में किस रंग का प्रकाश बहुत ही तेजी से गमन करता है? तो यह कौन है? तो लाल रंग का प्रकाश बहुत ही तेजी से प्रकाश में गमन करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 20 नंबर सवाल को कि कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कोण महत्तम होता है किस रंग के लिए? दोस्तों, कांच से जब हवा में जब जा रहा है प्रकाश तो क्रांति कोण किस कलर के लिए सबसे अधिक होता है? तो रेड कलर के लिए ही सबसे अधिक होता है। यानी जिसका परिकिरणन कम होता है उसका भी क्रांति कोण महत्तम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 21 नंबर सवाल को। 21 नंबर सवाल काफ़ी इजी सवाल है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों, दूरदृष्टि के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल काफ़ी इतिहास से लिया गया है कि रमन का प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन, यानी रमन को पूरा फुल फॉर्म होता है सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। यानी यह एक फिजिक्स का राइटर है जो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण को लिखे हैं। उनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो उनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश के परिकिरणन के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को। चलिए जानते हैं आगे और जानेंगे 23 नंबर सवाल। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के जो वेग होते हैं वो बिल्कुल लगभग आपस में क्या होते हैं? तो लगभग आपस में इक्वल होते हैं, यानी आपस में बराबर होते हैं। यानी 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 24 नंबर सवाल को कि पीला यानी येलो, ग्रीन और रेड के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। किसके लिए? किसके फिल्टर से होकर चलाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जो श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है वह किसके लिए चलाया जाता है? तो वाइट प्रकाश से होकर चलाया जाता है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं 25 नंबर सवाल को, और 25 से आप लोग अपने से खुद से आंसर बताना है और आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का कलर कैसा दिखाई देगा।
काफ़ी इजी सवाल है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल। 26 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होलोग्राम है। होलोग्राम क्या होता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 27 नंबर सवाल। 27 नंबर, दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग लंबाई प्रास करीब होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग लंबाई की प्रास होती है, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका जो भी सही जवाब बताएगा उसको हम ट्वीट भी करेंगे। तो आइए जानते हैं आगे 28 नंबर सवाल को। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। दोस्तों, जब नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रश्न को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 29 नंबर सवाल को, और इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को। चलिए बढ़ते आज का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल को आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि यह भी काफ़ी इजी सवाल है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहीं पर